अच्छा बच्चों, तो नाइट्रोमीथेन वाला भी समझ आ गया ना कि नाइट्रोमीथेन कैसे बनानी है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, मिथेन टू नाइट्रोमीथेन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला पोर्शन है ना, पहला वाला जो पार्ट है मिथेन टू इथेन वाला, ये वाला रह गया। इसकी आप लोगों ने ट्राई करनी है। कोशिश करो 3 4 5 10 जितने मर्जी रिएक्शंस मिला के कुछ भी करके कि आप लोगों ने मिथेन से इथेन बनाना है। हो जाएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मैं कल कराऊंगा। समझ आ गई इसकी? तो बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो ये पहला वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों ने अब कल तक कर लेना है। समझ आ गई? हेलो? यस सर। यस सर, गुड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन फ्यूल। ये रिफॉर्मिंग वाला सारा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्लोर क्लोरीन एंड मीथेन एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेरा ख्याल है तुम महा आप पूछ रहे थे या वो दूसरे समाविया पूछ रही थी, उन दोनों में से एक, कि वो जो स्टेप्स इन हेलोजिनेशन है वो कौन से हैं। तो हेलोजिनेशन वाला जितना रिएक्शन आएगा ना वो 10B के अंदर आ जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो इनिशिएशन, टर्मिनेशन और प्रोपेगेशन वाला इस किस्म वाले। जी माया पूछ रही हाँ बस ठीक है। समावी। तो बहरहाल ये वाला जो पूरा रिएक्शन है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। किसमें से? 8 10 9 बी, सॉरी। 10B। ओके। ठीक है। फिर 11th वाला अगर आप देखो तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग, ये भी IUPAC वाले हैं सारे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12A। Describe different methods for the preparation of alkene. How would you establish the ethylene contains a double bond? तो ये भी सिंपल वो क्वेश्चन है, पीछे से आप लोगों ने देख लेना। Give structure formulas of the following expected to form by the dehydrohalogenation of the following compounds with a strong base। ये वाला सवाल भी आप लोगों ने खुद कर लेना कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अगर हम इन कंपाउंड्स की कराएंगे तो इन कंपाउंड्स की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाने से क्या होता है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? बच्चों ये सुनो। ट्राई कर लो। हाँ ट्राई कर लेना, ना होगा तो वो फिर मैं करा दूंगा। केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स आपने लेने हैं, इससे आपने प्रोटीन प्रिपेयर करनी है। प्रोटीन कैसे बनती है? प्रोटीन क्या चीज़ है भला बच्चों? 3 कार्बन वाली डबल बॉन्ड। जी, डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो इन सारी चीज़ों से आपने डबल बॉन्डेड कंपाउंड प्रिपेयर करने हैं। ये एक मैं करा देता हूँ, जो मर्जी तीनों में से मेरे से पूछ लो। 13A में से तीनों में से जो मर्जी क्वेश्चन में से पूछ लो वो मैं करा देता हूँ। बाकी
फिर 2 आपने खुद करने हैं प्रिपेयर। सेकंड करवा दो। सेकंड करा देता हूँ, ये सबसे आसान था। अच्छा, सेकंड वाले के अंदर क्या है जी, आपने CH3C और CH, इससे आपने प्रिपेयर करनी है प्रोपीन। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन किस तरह से लिखना है। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे आपने बनानी है प्रोपीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। ठीक है, तो ये प्रोपीन आपने प्रिपेयर करनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो तो क्या रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं भाई बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना हो तो क्या करते हैं? सबसे आसान रिएक्शन है, पहला रिएक्शन बुक का। हाइड्रोजनेशन। यस, हाइड्रोजनेशन। हम लोग सिंपल इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो जब हम CH3 बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर जब हम H2 ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, दरमियान की बॉन्ड सिंगल हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई प्रोपीन। तो हम लोगों ने एक स्टेप के अंदर ही प्रोपीन प्रिपेयर करके दे दी। ठीक है, तो प्रोपीन इस तरीके से बन जाती होती है। क्लियर? यस। यस। तो फिर उसके बाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे बनता भाई? आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये वाला भी चलो मैं करा देता हूँ। आप लोगों ने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से वो बनानी है प्रोपीन। तो कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH और CH3, इसके साथ यहाँ पे लगी हुई है क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से हम लोगों ने प्रोपीन प्रिपेयर करनी है। तो प्रोपीन कैसे बनाएंगे हम लोग? CH फॉर्मूला जो है इसका CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे भाई बच्चों? कौन सा ऐसा रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे जिससे ये कन्वर्जन हो जाए? गौर से बताओ, सिंगल स्टेप ही है, सोच के। मतलब क्लोरीन निकालना है और वो डबल बॉन्ड करना है, हाइड्रोजन निकालना है। हाँ, तो क्या कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे? कोई वो ऐड होगा, ऐड को रेडिकल छोड़ो, अल्काइल। ठहरो ठहरो ठहरो, ऐड को छोड़ो। अभी तुमने बताया क्लोरीन निकालनी है और हाइड्रोजन निकालना है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर वो से क्लोरीन और हाइड्रोजन निकालना हो तो क्या क्या कहते हैं उसको? क्लोरीन और हाइड्रोजन निकालना। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन नहीं है? जी जी। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के अंदर हम लोग रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? KOH। यस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सी बात, हम लोग इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से ये वाला पोटेशियम और ये वाला क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोक्सल निकल वाटर। जाएगा, तो KCl बन जाएगा, साथ में वाटर बनेगा, और जो डबल बॉन्ड हो जाएगी वो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगी, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। तो ये भी अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। तो 13th, फिर D, write skeletal formula showing that the arrangement of carbon atoms for all the possible alkenes of molecular formula C5H10। अच्छा, अब जरा गौर से सुन लो दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 13B और क्वेश्चन नंबर जो पीछे है यहाँ पे कौन सा वाला, ये हेक्सीन वाला एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा था अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 7A। 7A भी देख लो, वो आपको कहता है आइसोमेरिक हेक्सेन। आपने हेक्सेन है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। इसी तरीके से अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर भी वो आपको ये कह रहा है कि आपने डिफरेंट C5H10 यानी कि ये है पेंटीन, पेंटीन की आपने डिफरेंट फॉर्म्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें मैं पेंटीन वाला करा देता हूँ, वो शुरू वाला जो हेक्सीन वाला है वो आपने कर देना है।
C5H10 के पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, तो वो पॉसिबल आइसोमर्स बनाने के लिए आप क्या करोगे? कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पे C5H10, ठीक है, तो C5H10 हम लोग लिख लेते हैं। इसके आपने पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं कि आप किस तरीके से इसके डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हो। अल्कीन वाला थोड़ा डिफरेंट है, मतलब लाइक डिफिकल्ट है, ये वाला मैं आपको करा देता हूँ। बाकी जो शुरू वो अल्केन वाला है ना, हेक्सेन वाला, हेक्सेन के इसी तरीके से आपने बनाने हैं। यहाँ पे C5H10 वाला है, तो वो वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको C6H12 दिया हुआ है, बल्कि H14 बनेगा शायद। हाँ, आपने इसके आइसोमर्स बनाने होंगे। मैं भी आपको पहले वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, C5H10 वाला। C6H14 वाला जो क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करना है। C5H10 के बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? हमें नजर आ रहा है कि ये एक अल्कीन है, तो अल्कीन के लिए फिर हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये एक स्ट्रक्चर बन गया 5 कार्बन वाला। इसी तरीके से हम लोग 1 2 3 और 4 और 5वीं हम लोग लगा लेते हैं ब्रांच में, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर्स बन गए मेन हमारे पास। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर C5H10 के बनाए जा सकते हैं। ये 3 हो गए पेरेंट स्ट्रक्चर्स। अब इन पेरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपने इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखनी है कि हम लोग डबल बॉन्ड्स कैसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम लोग पहला वाला स्ट्रक्चर देखें जो स्ट्रेट चेन वाला हमने बनाया था कि 1 2 3 4 5, इसके अंदर हम लोग डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, 3 4 और 5। सबसे पहले में मैं डबल बॉन्ड इसके लगा लेता हूँ इस पहली वाली पोर्शन में, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर मैं दूसरे वाले में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 पेंटीन, दूसरे में हमारे पास बन जाएगा 2 पेंटीन। और इसके अलावा स्ट्रक्चर की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है पेंटीन बनाने के लिए बच्चों? इसके अलावा और जो कोई समझ पॉसिबिलिटी? नहीं आई। बेटा अपने इसके आइसोमर्स बनाने हैं ना, तो ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं कि नहीं? यस। तो इसी तरह से यही वाला स्ट्रक्चर लो, इसके और कोई आइसोमर बन सकते हैं स्ट्रक्चर के? मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2। तो 1 से जैसे मैंने 2 किया तो मेरे पास एक नया आइसोमर बन गया। इसी तरह से मैं एक और आइसोमर बना सकता हूँ इसका। बना सकते हैं। कैसे? यस। थर्ड पे वाले के साथ थर्ड पे मुताल को बताने दो। मुताल बेटा आप बताओ क्या कह रहे हो? थर्ड वाले के साथ बनाकर हम उसका एक और बॉन्ड बना सकते चलो ठीक है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे थर्ड वाले के साथ बना दो। सही बनाया मैंने? हैं। यस। तो आपको क्या लगता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोग बनाया है अभी, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम नहीं है? किसी को लगता है ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? जी है ना? नहीं। देखो नहीं, जी क्यों जी नहीं? जब हम यहाँ है। से नंबर करना स्टार्ट करेंगे, जब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दी तो हम 1 2 3 4 इस तरफ से नंबर करते हैं। जब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये भी 2 पेंटीन ही है और ये भी 2 पेंटीन ही है। तो इसका मतलब इसकी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी अभी पॉसिबल नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? यस, आ गई समझ। तो इस तरह से इसकी ये तीसरी पॉसिबिलिटी अभी हम लोग नहीं रख सकते। तो ये इसके 2 स्ट्रक्चर्स इसके बन जाएंगे। अब वापस आते हैं हम लोग। वापस हम लोगों ने इस वाले के 2 स्ट्रक्चर्स बना के देख लिए। अब हम लोग इस दूसरे वाले कंपाउंड को लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि इसके कितने बन सकते हैं। तो अब हमारे पास कंपाउंड है जी, मैं पेरेंट बना देता हूँ 1 2 3 और 4, और जो 5वां है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमने। तो एक दोबारा बना रहा हूँ, 3 4 और 5वां यहाँ पे। कोई पॉसिबिलिटी बताओ डबल बॉन्ड की कि कहाँ पे लगाऊं डबल बॉन्ड में? फर्स्ट में। ठीक हो गया। पहले नंबर पे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे लगा देते हैं, और तीसरे नंबर पे, ये एक्चुअली अभी हमने किया है 3 अल्कीन्स वाला कैसे नहीं किया, जहाँ पे XYZ वाला लिखा था। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी थी उसकी भला? तीसरी उसकी पॉसिबिलिटी बनी थी
एक यहाँ वाली बॉन्ड वाली, ठीक है ना। तो ये Branch. 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इससे बन जाएंगे। इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी है कि जहां पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊं और वो बन सकता हो? No. नो? फिर सोच लो एक दफा। नीचे वाले सी में नहीं लग सकता। यस, नीचे वाले सी के अंदर हम लोग लगा सकें अगर, तो नीचे वाले सी के अंदर अगर हम लगाएंगे 2 3 4 और नीचे वाले सी में, अगर हम नीचे वाले सी में लगाते हैं तो ये हम लगा देते हैं जी, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। कैसे वाला? कैसे? इस तरह से कि यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन ये बनी हुई है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन ये वाली बन जाएगी। तो क्या फर्क पड़ा इसके अंदर? यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये भी सेम स्ट्रक्चर वही बन जाएगा, पहले वाला ही। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ? ठीक है। Yes sir. हो गया, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसी तरीके से गलत अगर बताते हो तो तुम लोगों को सही भी समझ आती जाएगी, तो झिझका ना करो, मतलब लाइक गलत भी बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अब इसके बारे में बाद हम आते हैं इस तीसरे स्ट्रक्चर के ऊपर कि इस थर्ड स्ट्रक्चर का हम लोग क्या कर सकते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी। 1 2 3 4 और 5। अब बताओ भाई इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे बन सकता है। मैं इसका एक इजाफी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ। 1 2 3 4 और 5। बताओ कहाँ पे लगाऊं डबल बॉन्ड? First में और second में लगेगा। ठहर ठहर ठहर, ये फर्स्ट पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके अलावा Next पर। चलो बना के देख लेते हैं, Next पर। बना के लेकिन देख वो लेते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लगा दूं? सेम नहीं बना? सेम बन जाएगा। सेम बन जाएगा, चलो इसको हटा देते हैं। और इसके अलावा कहाँ पे बना सकता हूँ, कहाँ पे लगा सकता हूँ बॉन्ड? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे, नहीं। चलो ऊपर लगा दी। अब भी सेम नहीं बना? Same. मुताल सेम नहीं बना बेटा? बन गया। सेम ही है, ये देखो ना, 3 कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 ब्रांचेस हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन लगे हुए हैं और कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस हैं, सेम बात नहीं है? ठीक है ना। तो इसका सिर्फ एक ही आइसोमर बन सकता है, वो जो मैंने आपको बना दिया। तो टोटल C5H10 के कितने आइसोमर्स बने, इकट्ठे गिन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ये बने, ठीक है। फिर उसके बाद 3 4 और 5 ये बने, और एक ये बन गया। 6 आइसोमर टोटल हम लोग बना सकते हैं C5H10 के। समझ आ गई इसकी? आ गई, गुड। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर वापस जाएं, तो क्वेश्चन के ऊपर जाके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो जो मैंने आपने डिफरेंट आइसोमर्स बनाने थे C5H10 के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो प्रीवियस इसका क्वेश्चन है इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, बस उसके अंदर डबल बॉन्ड का झंझट नहीं होगा। उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की ही फॉर्म बनेगी, डबल बॉन्ड नहीं उसके अंदर लगानी, वो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है क्वेश्चन है, और इसी वजह से वो मैंने आप लोगों को दे दिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7A है शायद, हाँ 7A। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड ऑल आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ आ जाएगी इसकी बच्चों? Yes sir. ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए, वहां तक मार्क कर लो, और फिर बाकी के हम लोग बाद में करेंगे। ये हमने किया है जनाब 13B तक, 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 13 तक आप लोग मार्क कर लो, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक बात याद रखना, जिस तरह से हम लोग फर्स्ट ईयर में करते थे ना, एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस आया करते थे, उसी तरह से इसमें भी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस आ जाया करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने देख लेना है। और इसके अलावा क्या पढ़ना था बच्चों? उर्दू मुताले किसका? उर्दू और मुतालिया। मुतालिया का हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था या नहीं? नहीं। नहीं, देख लेते हैं। पेज नंबर बताना मुझे।
कितना? 35। 35। कितने क्वेश्चन किए थे आपने? 4 मेरी बात स्टडीज इंग्लिश में है। इंग्लिश में? तो खैर है, Yes. कोई मसला नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में उर्दू में समझाता हूँ तो इंग्लिश में तो अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो ये वाले भी हो जाएंगे कि नहीं होगा? होगा, गुड। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, 3 सवाल किए थे, कितने किए थे हमने? कंप्लीट नहीं हुआ था। पूछ रही हो या बता रही हो? तीसरा सवाल अभी हाफ हुआ था। हाँ जी, थर्ड हाफ। थर्ड हाफ हुआ था। कायदे आज़म ने इस्लाहात कौन कौन सी की थी? तो हम लोगों ने इंतज़ामिया वाले पढ़ा था ना, इंतज़ामिया में इस्लाहात, या ये ठहरो, पढ़ना मईशत के लिए रहनुमा असूल, ये पढ़ लिया। ये कर पढ़ लो। लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक। इंतज़ामिया में इस्लाहात। अच्छा, अब इंतज़ामिया ऑब्वियसली ऑफिस था कि ऑफिस किस तरह से देखने हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है। मतलब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान जब बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो रिफॉर्म्स किए, जो चेंजिंग्स की पाकिस्तान के वो लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ था। तो जो एक उसके अंदर बता रहे इस्लाहात, जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए इंतज़ामिया के अंदर, तो वो दफ्तरी काम था सारा, जितना भी ऑफिस का काम था वो यहाँ पे तो कुछ था नहीं। जो हिंदू यहाँ से गए थे, देखो शुरू के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो थोड़ा सा पीछे ही मुसलमानों ने पढ़ना लिखना तो छोड़ दिया था, पहली बात। फिर और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते भी थे, वो जो सर सैयद अहमद खान की कोशिशों वगैरह से, तो वो भी कोई खास इतने अच्छे ओहदों के ऊपर फायज नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों की कमी थी, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों या जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से जानते हों, ऐसे लोगों की पाकिस्तान के अंदर कमी बहुत ज्यादा थी। तीसरी बात, जितने यहाँ के लोग थे जो हिंदू ऑफिसर्स थे और सिख थे और ये सारे लोग थे, ये सारे के सारे यहाँ से शिफ्ट होके वहां पे चले गए इंडिया। और उन्होंने जाते जाते यहाँ का जितना पुराना रिकॉर्ड था, सारी चीजों का जितना भी रिकॉर्ड था, वो सारा रिकॉर्ड भी जला दिया। फिर यहाँ पे स्टेशनरी भी ना पैद चीज कोई है नहीं, और हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हुए थे। मतलब लाइक इनके पास सामान भी कोई नहीं था, स्टेशनरी भी कोई नहीं है, बजट वैसे बहुत ज्यादा डाउन है, तो वो वसाइल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है ना? तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे भारत ठहरो, पाकिस्तान बनने के बाद इंतजामी मशीनरी ना होने के बराबर थी, बड़ी तादाद में दफ्तरी अमला पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला गया। दफातर में काम करने का तजर्बा रखने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, वसाइल नापैद थे। भारत ने जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। जो मुसलमानों के बहुत से मुसलमान भारत में इंतजामी सूझबूझ रखते हैं और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनकी राह में रुकावटें पैदा की गई। यहाँ के जो लोग ऑफिसर्स हिंदू वगैरह थे, वो यहाँ से तो चले गए दूसरे, मतलब लाइक इंडिया चले गए, लेकिन जो इंडिया वाले थे उनको यहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रांसफर करना था, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसके अंदर जानबूझ के उन्होंने डिले किया। कायदे आज़म ने इंतजामी मशीनरी की जरूरत को समझते हुए फौरी इकदाम किए, कराची को दारुल हुकूमत बनाया, थोड़ी बहुत सरकारी तादाद में मुलाजमों की दफ्तरों में पहुंची। कायदे आज़म ने इन्हें कौमी जज्बे से काम करने को कहा। नई नई आज़ादी मिली थी, हर दिल में उमंग थी, मकसद और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। दफ्तरी साजो सामान स्टेशनरी वगैरह नापैद थी, लेकिन काम किया गया और देखते ही देखते एक मरबूत निज़ाम तरतीब पा गया। भारत से सरकारी मुलाजमीन लाने के लिए खसूसी बंदोबस्त किया गया, टाटा एयर कंपनी से समझौता हुआ और मुलाजमीन की मुंतकिली का काम आगे बढ़ा। जाहिर सी बात है, उनको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे एक कंपनी, टाटा एयर कंपनी से उन्होंने एग्रीमेंट्स किए और उनको इधर बुलाया गया। चौधरी मोहम्मद अली जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम बने, एक ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने सिविल सर्विस को नए सिरे से आरास्ता और मनज़म किया। सिविल सर्विस रोल्स बने, नेवी, एयरफोर्स और बड़ी फौज के हेडक्वार्टर्स बनाए गए, फॉरेन सर्विस, अकाउंट सर्विस, दूसरी सर्विसेज का आगाज किया गया। इंतजामी मशीनरी तरतीब पा गई तो मुख्तलिफ मनसूबों पर तेजी से काम शुरू हो गया और मुल्क में हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आ गए। मशीनरी को तरतीब देने में कायदे आज़म का मरकजी रोल था। खारजा पॉलिसी, ये आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, बाहर के जो मामला देखते हैं, लाइक दूसरे कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन क्या होंगे और ये सारी चीज़ें देखने के लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील करते हुए वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान असूलों और कौमी मफादात का ध्यान रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात का तयन करेगा। तमाम कौमों से बिरादराना ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। खारजा पॉलिसी के खदोखाल के हवाले से कायदे आज़म ने क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद दर्ज झैल इकदाम उठाए। सफारत खानों का क़याम, जितने भी आपके सफारत खाने थे और सफारती मिशन कायम किए गए और तमाम ममालिक में ताल्लुकात इस्तवार करने की इब्तिदा कर दी गई।
कायद-ए-आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान को खारिजी दुनिया से मुतारिफ करवाया। सफारतकारों को खुसूसी हिदायत जारी की गई कि वो भरपूर अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम करें, अदा करें और अपनी जिम्मेदारियां सही मानों से मिशन समझकर अदा करें। आपने इन्हें हिदायत दी कि सियासी, सफारती, फौजी, तजारती और मुआशी शोबों में कौमी मकासद के हसूल के लिए कोसा हों। अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत, ज़ाहिर सी बात है अक़वाम मुत्तहिदा जो आपकी है, ये क्या बोलते हैं इसे, यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे पाकिस्तान ने उसके अंदर भी अपनी रुकनीत का वो करना था। तो 30 सितंबर 1947 को जो पाकिस्तान है अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना और पाकिस्तान दुनिया में अमन आशती के लिए अपना मुस्बत किरदार निभाता रहेगा। पाकिस्तान ने तय किया कि वो आलमी बरादरी में अपना किरदार भरपूर तौर पर निभाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर पूरी तरह अमल दरामद करता रहेगा। इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की तश्कील का बड़े जोशो खरोश से खैर मकदम किया और तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की तरक्की, खुशहाली और बहबूद के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे। मुस्लिम रियासतों के साथ खुसूसी ताल्लुकात, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे कायम किया गया और साथ ही साथ हमारे इर्द गिर्द हमसाय ममालिक बहुत सारे ऐसे थे जो कि इस्लाम ऑब्वियसली मुसलमान ममालिक थे। तो उनके साथ जो अच्छे आपके ताल्लुकात होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और उसके लिए कायद-ए-आज़म ने मुख्तलिफ कोशिशें की और ये कोशिशें की कि पाकिस्तान जो है कायम हुआ तो दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था और इसका क़याम मुस्लिम ममालिक के लिए हौसले और तक़वियत के बाइस बना। पाकिस्तान ने अपनी इस्लामी दुनिया से अपनी वाबस्तगी का खुलकर इज़हार किया। भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान का क़याम हिंदुओं के मनफी कोशिशों के बावजूद मुमकिन हो गया तो भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर करने और इसे इब्तदाई में कमज़ोर और नाकाम बनाने के लिए इक़दाम उठाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में पानी का मसला, मुहाजिरीन की आमद, सरहदों का तयन, ऐसे ही बहुत सारे मसाइल थे जिन्होंने जन्म लिया। पाकिस्तान में असासे देने से भी भारत मुसलसल गुरेजा रहा। जूनागढ़, मनावदर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों पर भी भारत ने फौज कशी करके कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए बहुत तगदो करना पड़ी। भारत पाकिस्तान के वजूद का ही सिरे से मुखालिफ था और ऐसे में भारत की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुकता भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाना था। कश्मीरी अवाम ने अपनी आज़ादी और जद्दोजहद की तो पाकिस्तान ने इखलाकी, सियासी, सफारती और फौजी हिमायत जारी रखी है, हत्ता कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपना बहुत सारा इलाका आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। अब ये इलाका कश्मीर कहलाता है और भारत को कश्मीर जाता दिखाई दिया तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपना मुकदमा ले गया और वहाँ पे जाके जब चूंकि ऑर्डर आ गए तो सीज़ फायर ऑर्डर्स की वजह से फिर पाकिस्तान ने आगे अपना काम नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो कश्मीर का मसला है वो फिर उजागर हो गया। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने उसके तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए। एक सेकेंड रुकना बच्चों। अच्छा, तो भारत के साथ शुरू से ही ताल्लुकात, ज़ाहिर सी बात है वहाँ से ही आप अलहदा हुए थे तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो ताल्लुकात ठीक करने के लिए भी कायद-ए-आज़म ने उम्दा क़यादत की बदौलत ही भारत से जारहाना जो इक़दाम थे उनका भी फिर प्रॉपर तरीके से सद्देबाब किया गया। तलबा को नसीहत, कायद-ए-आज़म ने नई नस्ल की अफादियत से आगाह थे, उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मेमार करार देते थे। नौजवान मुस्लिम तलबा ने कायद-ए-आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहा, गाँव-गाँव, शहर-शहर, करिया-करिया फैल गए। जब पाकिस्तान बन गया तो तलबा को नसीहत करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया अब तलबा अपनी सारी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ करेंगे। 27 नवंबर 1947 को ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया, अगर हम फौरी और नतीजा खेज तरक्की चाहते हैं तो हमें तालीमी शोबे पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कायद-ए-आज़म ने तलबा पर गहरे एतमाद का इजहार किया और इन्हें हमेशा कौम का कीमती तरीन सरमाया कहा। एक दफ़ा तलबा को खिताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान को अपने तलबा पर फ़ख्र है जो हमेशा अगली सफ़ों में रहे और कौम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं, वो मुस्तकबिल के मेमार हैं। इनसे कौम नस्ब ज़द चाहती है ताकि वक्त के चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने अपनी तकरीरों में हमेशा तलबा में हौसला पैदा करने वाले अल्फाज अदा किए क्योंकि आने वाले औकात में तलबा ने बहुत अहम किरदार अदा करना था और नई कौम को मजबूत और मुस्तहकम बनाना था। कायद-ए-आज़म ने तलबा को सियासत से दूर रहने का दर्स दिया और कहा कि अपनी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत तालीमी शोबे में आला दर्जा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। मुस्लिम तलबा ने आज़ादी की जद्दोजहद में उस कामयाबी के बाद कायद-ए-आज़म की नसीहतों पर अमल किया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना कि कायद-ए-आज़म ने किस तरीके से मैनेज किया ये सारी चीज़ों को। तो 2-3 पॉइंट्स हमारे पास जो रह गए थे वो हम लोगों ने सॉर्ट कर लिए हैं।
तो पहला हमारे पास है इंतजामिया में इस्लाहात। तो कायद आज़म ने अपना ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट कर लिया, लाइक कराची को दारुल हुकूमत बना लिया, वहाँ से लोगों को, भारत से लोगों को लाने के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत ज़्यादा उनको नसीहतें की सरकारी मुलाजमीन को कि आपने अच्छे तरीके से काम करना है। सेकंड आ जाता है हमारे पास खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल, क्या हम लोगों ने बाकी ममालिक के साथ किस तरह से डील किया। तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अंदर भी एक लाइक सबके सामने आया, सफारत खाने हमारे बन गए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके मैनेज हुआ, और साथ ही साथ भारत के साथ भी हम लोगों ने मुनासिब किस्म के ताल्लुकात रखे कि हम लोगों को वो नुकसान ना पहुंचा सकें। और थर्ड वन जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है वो है तलबा को नसीहत। तो कायद आज़म ने तलबा को नसीहत करके पाकिस्तान का जो फ्यूचर था उसको सिक्योर कर दिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं, सिंपल से, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। और इसके अलावा उर्दू का क्या था भला, उर्दू का कहाँ तक पहुंचे थे हम? 69 पेज नंबर चैप्टर ने स्टार्ट करना। 69 है। हाँ, तो ये इसका खुलासा हो गया था बच्चों? बच्चों हाँ जी, हो गया। कुर्तबा का काजी वाला सबने कर लिया था। और गजल और वो हम लोगों ने कितनी पढ़ी हुई है, नज्म और गजल? लड़की गजल कितनी की है हमने? देख लूं, 1 मिनट। नज़म तो नहीं की हुई, गजल की है। कितनी? ठहरो। ये मेरा ख्याल है हम लोगों ने मसहफी वाली नहीं पढ़ी शायद, शेख गुलाम हमदानी मसहफी। नज़मों पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। गजल जो है हमने पढ़नी है 120 पेज नंबर पे है, शेख गुलाम हमदानी इनकी पढ़नी है। दूसरी नज़म स्टार्ट कर लेते हैं अभी, गज़ल फिर नज़में थोड़ी सी करके फिर गज़ल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये पेज है आपके पास कौन सा है जी? 95। आ जाओ सब लोग इस पे। मौलाना ज़फ़र अली खान। पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका, किसी को तृष्णा लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम इसका। मैकश का क्या मतलब है? मै का क्या मतलब है? बच्चों, मै का क्या मतलब है? और मैकश कौन हुआ? पीना 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 को पीना हो गया ना, लाइक मैं का मतलब होता है शराब, पाक शराब, जो मतलब आपको उसने जो एक सिनेरियो दिया है, जो एक लश्कर मतलब मंजर कशी कर रहा है, वो एक मैं खाने की कर रहा है, एक शराब खाने की कर रहा है, और उसके अंदर बता रहा है पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका। मैकश का मतलब है शराब पीने वाला, मैं का मतलब शराब और कश का मतलब पीने वाला ऑब्वियसली। तो पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका। दौर का मतलब होता है लाइक वहाँ पे वो दौर होते हैं ना, लाइक बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और उनको सर्व करने वाला जो बंदा होता है वो बारी बारी हर एक एक के साथ, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, और राउंड्स लगते हैं वहाँ पे। पहले राउंड के अंदर मतलब राउंड्स होते हैं, मतलब बार बारी आपको सर्व किया जाता है। तो वो कह रहे हैं पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौर है जाम उसका, कि जो कोई भी चाह रहा होता है अल्लाह ताला के फजलो करम की मैं पीना, उसके आगे फिर इसका दौरे जाम जो है, जाम का मतलब होता है वो प्याला, वो लाइक बर्तन जिसके अंदर ये मैं पेश की जाती है। तो कह रहे पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका, कि अल्लाह ताला का जो दौरे जाम है वो हर किसी के सामने, हर चाहने वाले के सामने, हर हिदायत पाने वाले के सामने पहुंचता है। किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम इसका। तिश्ना का मतलब होता है प्यास रह जाना, लब का मतलब होंठ ऑब्वियसली। तो किसी के होंठ प्यासे नहीं रहते अल्लाह ताला के लुत्फ़े आम आम के जरिए। लुत्फ़े आम एक ऐसा लुत्फ़, एक ऐसी इनायत, एक ऐसा करम जो हर एक के लिए बराबर है। तो अल्लाह ताला जो है बुनियादी तौर पर जो सब हर एक को हुकूक देता है, इसको आपने ना 2-3 तरह से कर देना है तशरीह।
दो तीन तरह से किस तरीके से कर देनी है। पहले के अंदर आपने ये समझा देना है, ये बात एक्सप्लेन कर देनी है कि अल्लाह ताला बुनियादी जो हुकूक हैं और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हर किसी को प्रोवाइड करते हैं, हर किसी को पहुंचाते हैं, चाहे वो बंदा काफिर हो, चाहे वो मुनकिर हो, चाहे मानने वाला हो, चाहे ना मानने वाला हो। मतलब हिंदू जो हैं और मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते, उन लोगों तक भी अल्लाह ताला की जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो तो पहुंचती हैं, खुराक उनको भी मिलती है, कपड़े उनको भी मिलते हैं, ज़िंदगी उनकी भी उसी तरीके से चलती है जिस तरह से मतलब एक मानने वाले की चलती है, तो उसकी भी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से एक आम मुसलमान की ज़िंदगी है, मानने वाले की है। तो पहुंचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम इसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं लुत्फ़ आम इसका, कि अल्लाह ताला का जो लुत्फ़ है वो इस कदर आम है कि वो किसी को भी प्यासा नहीं रख पाता, चाहे वो अल्लाह ताला को मानने वाला हो, चाहे वो अल्लाह ताला को ना मानने वाला हो। इसके अंदर फिर आपने दो तीन एग्जांपल्स दे देनी है। पहली एग्जांपल आप वो पत्थर के अंदर जो चींटी का रिस्क है वो वाली एग्जांपल दे दो। दूसरी एग्जांपल आप इसकी वो दे दो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली। मोस्ट प्रोबेबली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है जहाँ तक मुझे याद है, कि आप अलैहिस्सलाम तक वो जो बंदा आया था और आपने मना कर दिया, आपने उसको बोला था कि आपने इस कलमा पढ़ लो तो मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। वो भूखा था तो आपने फरमाया कि कलमा पढ़ लो तो मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। तो उसने मना कर दिया तो आपने फिर खाने से भी मना कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फौरन से वही आ गई, वो भी चल उठ के चला ही था कि फौरन से वही आ गई कि आप किसी को भी इस बेस के ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो कलमा पढ़ता है या नहीं। तो फिर आपने उसके साथ बैठ के खाना खाया था। तो इस किस्म का जो एक वाकया है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो पहली तो आप लोगों ने तशरीह इस तरह से रख देनी है। दूसरा, पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका, इसके अंदर आपने तलब के हवाले से लिख लेना है कि हिदायत, कुरान पाक के अंदर भी है कि हिदायत जो है, इल्म जो है, फजल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को मिलता है जो बंदा चाह रहा होता है। जो बंदा खुद चाहता है उसको मिलता है, जो बंदा मांगता है उसको मिलता है, उसके अलावा किसी को भी हिदायत नहीं दी जा सकती। पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका, तो जो कोई भी चाह रहा है कि अल्लाह ताला का दौरे जाम उस तक पहुंचे, अल्लाह ताला की दी गई हिदायत उस तक पहुंचे, तो वो पहुंचाने के लिए फिर अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। तो जो कोई भी चाह रहा होता है अल्लाह ताला उसको हिदायत और लुत्फ और अपना करम अता फरमाता है। ठीक है, तो मांगने से मिलता है, अल्लाह ताला के सामने मांगना चाहिए एंड ऑल दैट। दुआ की फजीलत आपने सारी इस शेर के अंदर लिख देनी है। तो दो तरह से इस शेर की तस्वीर हो जाएगी। पहली वो कि हर एक तक पहुंचता है, और दूसरी वो कि जो हिदायत मांगने से मिलती है। ठीक है, तो दो तरह से आपने इसकी तस्वीर कर देनी है। दूसरा शेर, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे हैं सच्चा एक नाम उसका। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी। यकताई का मतलब होता है एक होना, ज़ात उसकी अल्लाह ताला की जो ज़ात है वही इस बात का यकीन दिला रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है। दुई के नक्श, दुई वर्ड निकला दो से, नक्श उसके मतलब निशान, सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका, कि अल्लाह ताला का जो अपना नाम है वो सच्चा है, एक नाम है, और जो दो है मतलब एक से ज्यादा, वो बात सारी झूठी है, हक सच यही है। अब इसके अंदर आपने जितनी तौहीद की आयात लिखी हुई हैं, जितनी तौहीद से के हवाले से अहादीस हैं, जितनी तौहीद के हवाले से वाक़ियात है, वो आप सारे इसके अंदर लिख सकते हो। कि इस दुनिया के अंदर भी अगर हम देखते चले जाएं, वो फिर एक वो जो मैंने आपको अक्सर मैं बताता होता हूँ तौहीद पढ़ाते हुए, मैंने शायद आपको वो वाकया एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर वो एक बूढ़ी खातून थी और उससे पूछा गया कि आपने अल्लाह ताला को किस तरह से पहचाना, तो वो कहती थी कि मैंने अपने चरखे से पहचाना। किस तरह से पहचाना? वो कहती थी कि अगर दो बंदे इस चरखे को चलाना शुरू कर दें और मुख्तलिफ समत के अंदर चलाएं या जैसे भी चलाएं, तो वो इसको ठीक तरीके से नहीं चला सकते। तो जब एक चरखा दो लोगों से नहीं चल सकता, एक बंदे का ही काम है, तो इसी तरह से ये पूरी जो कायनात है, ये निज़ाम भी सिर्फ एक बंदा ही चला रहा है। तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमें इस बात की तरफ इशारा दिलाती हैं, इस बात की याद दिलाती हैं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वही यकता ज़ात है, वाहिद ज़ात है। दो वाली बात या ज़्यादा वाली बात वो सब झूठी है और गलत है, और इस किस्म के अकायद इंसान के नहीं होने चाहिए। ठीक है, हर एक जर्रा फिजा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका, कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला की निशानियां हमें देखने को मिलती हैं। इब्रारुल हक की वो एक हमद भी है, उसके अशार इसके अंदर आ जाएंगे, वो मुझे भूल जाती होती है अक्सर, तो उसके अशार आप इसके तशरीह के अंदर लिख सकते हो। हर एक जरा फिजा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। इस दुनिया के अंदर जितनी भी तख्लीक हुई है वो सारी तख्लीक अपने खालिक का पता देती है। मुसव्विर जब भी कोई चीज़ बनाता है तो उसकी जो तख्लीक होती है, जो भी उसने बनाई भी होती है,
वो अपना हुस्न आप नहीं रखती, वो अपने मुसव्विर के हाथ का हुस्न रखती है। कि जब कभी भी कोई तस्वीर बना हुआ देखता है तो कोई इंसान ये नहीं कहता कि तस्वीर कितनी खूबसूरत है, वो हमेशा उसके बनाने वाले की तारीफ करता है। तो जिस तरह से ये कायनात इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला की कुदरत उससे भी ज़्यादा हसीन है, और अल्लाह ताला खुद भी बहुत ही ज़्यादा हसीन है। और जो इसके अंदर आपने रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस वो लिख लेना, रेफरेंस में आप लोग लिख देना अल्लाहु जमीलुम व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। इसी तरीके से दुनिया की हर चीज़ के अंदर हमें अल्लाह ताला की एक निशानी दिखाई देती है और एक बात समझ में आती है। ठीक है,